हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना बीएसटी के चैप्टर नंबर 7 का ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, जहाँ पर हम क्विकली अपना चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे जो कि आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, डायरेक्टिंग में काफ़ी सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप 4 एलिमेंट होते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब हम समझेंगे, उसके फीचर्स हम पढ़ेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ से कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग के मतलब से। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग एक हमारे पास ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग में आता है जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनको बताते हैं किस तरीके से काम करना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके, उन सबके एफर्ट्स को मिला करके। यही बेसिकली हमारे पास डायरेक्टिंग बन जाता है। देखो जी, डायरेक्टिंग होता है हमारे पास लोगों को, जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, कोचिंग देना, लीडिंग देना, इन सब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के और उनके एफर्ट्स को मिला करके हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। यही बेसिकली हमारे पास डायरेक्टिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग हमें बताता है क्या करना है और उसको अपनी कैसे बेस्ट एबिलिटी के साथ हम कर सकते हैं। यही बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है डायरेक्टिंग की। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायरेक्टिंग फंक्शन के। सबसे पहला है कि डायरेक्टिंग एक्शन इनिशिएट कर दी है। कैसे करती है? तो जितने भी हमारे पास अदर फंक्शंस हैं वो बेस बनाते हैं या फिर हमारा जो एक्शन है उसको सेट करते हैं, लेकिन जो एक्शन स्टार्ट होता है वो होता है सर हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टिंग से। डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे होता है कि एक मैनेजर बेसिकली जब वो कोई भी ऑर्डर पास करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, तो उसके बाद वो रेस्ट पे नहीं चला जाता, बल्कि वो क्या करता है, टाइमली अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है। यही इसके अंदर सुपरवाइज करता है, यही इसके अंदर आ जाता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या है कि सारे के सारे मैनेजर्स करेंगे हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में, यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन एग्जिस्ट होता है। डायरेक्टिंग चलता है सर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, के हमारे पास बेसिकली ये चलता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। लिखा है कि हर एक मैनेजर डायरेक्ट करता है अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। जैसे कि हमारे पास, जैसे कि अगर हमारे पास ये एक पर्सन है, इसके जो इमीडिएट जस्ट नीचे सबऑर्डिनेट होगा ये इसको क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा। और ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन लेगा जो उसका इमीडिएट सुपीरियर है, इनकी इमीडिएट बॉस है। डायरेक्टिंग हमारे पास परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैसा होता है? डायरेक्टिंग हमारे पास परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है कि बेसिकली हमारे पास जो मोटिव होता है वो डायरेक्टिंग का वो क्या होता है? एफिशिएंसी लाना, परफॉर्मेंस को और बेहतर तरीके से करना। फिर आ जाता है सर इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। इसमें भी सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टू इनिशिएट एक्शन। इसके अंदर लिखा है जितने भी एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के वो तभी वर्क स्टार्ट करेंगे जब उनको क्या मिलेगा? उनको सर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस मिलती है अपने सुपीरियर से। और डायरेक्टिंग फंक्शन में जो सुपीरियर है वो डायरेक्ट करते हैं जितने भी एक्शंस होते हैं एम्प्लॉयज के एक्शंस को, किसके लिए? ताकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ये हमारे पास डायरेक्टिंग जो है इंटीग्रेट कर देता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स को। डायरेक्टिंग का काम क्या होता है? इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना जितने भी एम्प्लॉय के एफर्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हमारे पास इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में लग जाए। कि जितने भी सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं उन सबको हमारे पास क्या कर देता है? इंटीग्रेट कर देता है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन और गाइड्स एम्प्लॉय के। डायरेक्टिंग जो है मोटिवेशन की तरह भी काम करता है और एम्प्लॉयज को गाइड भी करता है। कि डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस देना, यही सब काम नहीं होता है। यहाँ पर मोटिवेट करना भी होता है एम्प्लॉयज को ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। टू फैसिलिटेट चेंज इसके अंदर आ जाता है। देखो, इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। एक मैनेजर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया सिस्टम ला रहा है अकाउंटिंग का, पहले वो किसी तरीके से अकाउंट्स बनाते थे, अब वो अकाउंटिंग का नया सिस्टम लाता है, तो जितने भी एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो हो सकता है रेजिस्ट करते, मना करते कि सर हम ये चेंज नहीं लाना चाहते हैं, नई सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैनेजर है वो पर्पस बताएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, मोटिवेट करेगा, कुछ रिवॉर्ड्स देंगे, तो हमारे पास जो एम्प्लॉयज है वो क्या कर लेंगे? वो उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे और कोऑपरेट करेंगे मैनेजर के साथ। यही बेसिकली हमारे पास इस पॉइंट के अंदर आ जाता है कि डायरेक्टिंग हमारे पास जितना भी इंट्रोडक्शन होता है नए चेंजेस का, उसको क्या कर देता है?
फैसिलिटेट कर देता है। अगर कोई भी रेजिस्ट कर रहा है चेंज को तो उसके साथ भी हमारे यहाँ पर कोऑपरेट करके काम हो जाएगा। फिर आ जाता है सर ये हमारे पास स्टेबिलिटी लाता है और बैलेंस लाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे लाता है? देखो जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी आती है सर कोऑपरेशन के साथ और कमिटमेंट। अगर ये दोनों चीज हमारे पास अच्छे से चल रही है तो हमारे पास इफेक्टिव डायरेक्टिंग कहलाती है। और अगर एक बार स्टेबिलिटी आ गई तो बैलेंस हमारे पास बन जाता है। जितने भी वेरियस ग्रुप्स है, एक्टिविटीज है, डिपार्टमेंट्स है, उन सबके बीच में बैलेंस भी बन जाता है। यही था सर हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इसके बाद आ जाते हैं सर कुछ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास 4 तरीके के होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। सबसे पहले चलते हैं सर सुपरविजन की तरफ। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना जितने भी एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी कोई भी एम्प्लॉइज हमारे पास जो परफॉर्म करेगा आप उनको इंस्ट्रक्ट करोगे, गाइड करोगे, मोटिवेट करोगे और ऑब्जर्व करोगे। यही सुपरविजन के अंदर आ जाता है कि सुपरवाइज करना। ठीक है जी। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सारे के सारे एफर्ट्स और सारे के सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग लगा देते हैं और हम ओवरसी करते हैं कि हमारे सबऑर्डिनेट जो है कितना काम कर रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि किस तरीके से वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का ताकि जो टारगेट है वो अचीव हो सके। ये इसके अंदर आ जाता है। ये एक बेसिकली मैनेजरल पोजीशन भी है ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये बेसिकली कहाँ पर आ जाता है? ऑपरेटिव लेवल, जो कि वर्कर से जस्ट अबव होता है, वहां पर आ जाता है सुपर विजन। ठीक है जी। फिर आ जाता है सर कुछ इसके इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले लिखा है ये इंश्योर करता है बेसिकली इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जो भी सुपरवाइजर है वो क्या काम करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनको प्रॉपर तरीके से बता देता है। किनको? हर एक एम्प्लॉय को। इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है फैसिलिटेट कंट्रोल। देखो कंट्रोल का यहाँ पर मतलब होता है बेसिकली मैच करना जितना भी एक्चुअल है और प्लान्ड है, इन दोनों को बेसिकली आपको क्या करना होता है? मैच करना होता है। ठीक है जी। ये इसके अंदर आ जाता है। तो अगर यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन पर अगर सुपरविजन रखा जा रहा है, उनको मॉनिटर करा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर चेक करा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ डेविएशंस भी आएंगी। अगर वो कुछ डेविएशंस है तो वहां पर जो भी उनके ऊपर बैठा सुपीरियर है यानी कि सुपरवाइजर है वो क्या कर देगा? कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा जिससे वो काम सही हो जाएगा। फिर है सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम वर्कर्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो जो भी रिसोर्सेज है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो अपने पास यूज करेंगे ताकि हमारे पास जो वेस्टेज है वो मिनिमम रहे। फिर आ जाता है सर डिसिप्लिन। जब भी एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा हमारे पास और गाइडेंस दी जाएगी सुपरवाइजर्स के द्वारा, तो जो भी एम्प्लॉइज है वो किस तरीके से काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं डिसिप्लिन तरीके से। में जितनी भी सारी एक्टिविटीज है वो डिसिप्लिन तरीके से चलती रहेगी। फिर है इंप्रूव मोटिवेशन। एक एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन लेवल है वो कैसे इंप्रूव होगा? वो होगा सर अपने सुपरवाइजर से एक अच्छा रिलेशन बना करके। ये कम्युनिकेशन भी इंप्रूव कर देता है। कैसे होता है सर कम्युनिकेशन होता है जब सुपरवाइजर कुछ ना कुछ चीजें बताता है। क्या क्या बताएगा? इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर। किसको? अपने जस्ट सबऑर्डिनेट्स को। और बदले में क्या देखता है? वो देखता है कि ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स ये हैं क्लियर हो हर एक मेंबर को। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, कि एक सुपरवाइजर यही चाहेगा कि जितने भी उसके नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सब में क्या रहे? एक यूनिटी बने रहे ताकि हार्मनी हमारे पास हो, डिस्कॉर्ड ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो। फिर आ जाता है सर कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है बेसिकली जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं। किन चीज़ों का एक्सचेंज करेंगे? व्यूज़ का, हमारी फीलिंग्स का, जितने भी हमारे मैसेज हैं, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, दो लोगों के बीच में जब भी ये चीज़ हो रही हो तो उसको क्या कहलाता है? वो कहलाता है कम्युनिकेशन कहलाता है। कि हमारे पास एक्सचेंज होगा आइडियाज़ का, व्यूज़, मैसेज, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फीलिंग। किन लोगों के बीच में? कम से कम 2 लोगों के बीच में, ताकि उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ पर हो जाए। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होगी। एक तो सेंडर जो कि बिगिन करेगा हमारे पास कम्युनिकेशन, और एक होता है रिसीवर जो कि एंड करेगा उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को। कम से कम 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, एक सेंडर और एक सर रिसीवर। ठीक है जी। आगे चले। फिर आ जाता है सर कम्युनिकेशन का प्रोसेस। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में देखो हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले आएगा सेंडर, फिर आएगा सर मैसेज, फिर होगा इनकोडिंग, फिर आएगा मीडिया, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। ऐसे तो 7 ही पॉइंट होते हैं इसके अंदर, लेकिन कई बार हमारे पास नॉइज भी हो जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन में नॉइज आ जाता है। तब फिर उस केस में 8 होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेंडर के साथ। सेंडर वो इंसान होगा जो बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन का प्रोसेस को जो है स्टार्ट करेगा, जो कन्वे करेगा हमारे पास मैसेज। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, बिगिंस हो जाता है जब हमारे पास माइंड में क्या आएगा? आइडिया आएगा सेंडर के। फिर आ जाता है सर मैसेज। मैसेज बेसिकली क्या होता है? उस आइडिया का, उस मैसेज का जो भी कंटेंट है जो कि सेंडर शेयर करना चाहता है रिसीवर के साथ, वही क्या कहलाएगा सर? मैसेज कहलाएगा। फिर आ जाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? जो बेसिकली रिसीवर है वो माइंड
रीड नहीं कर सकता सेंडर का कि सेंडर क्या कहना चाहता है। तो जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी बेसिकली हमारे पास सेंडर के आइडियाज़ है उसको लैंग्वेज में या फिर कुछ सिंबल्स में, जैसे कि हम कुछ गेस्चर्स में, पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे पास रिसीवर कन्वर्ट करता है, वही बेसिकली क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर एनकोडिंग। फिर आ जाता है सर मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है, वे है, मीन है, जिससे हमारे पास जो एनकोडेड मैसेज है वो ट्रांसमिट करा जाता है रिसीवर को। ठीक है जी। इसके अंदर क्या आ जाता है, फोन है, लेटर है, इंटरनेट है, किस तरीके से आप भेज रहे हो अपना मैसेज। फिर आ जाता है सर डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या है, कन्वर्ट करना, जो भी एनकोडेड मैसेज है उसको कन्वर्ट करना लैंग्वेज में, ताकि उस मैसेज को अंडरस्टैंड करा जाए। फिर आ जाता है सर रिसीवर। रिसीवर वो इंसान है जो बेसिकली रिसीव करता है कम्युनिकेशन का जितना भी हमारे पास मैसेज रहने वाला है। फिर आ जाता है सर फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि अब हमने मैसेज को पढ़ लिया, रिसीवर ने मैसेज को पढ़ लिया, रिसीवर क्या करेगा, कुछ हमारे पास रिस्पॉन्स सेंड करेगा उस आइडिया का, उस मैसेज का सेंडर को, वही क्या कहलाता है सर हमारे पास यहाँ पर फीडबैक कहलाता है। जो हमारे पास ये बेसिकली प्रोसेस है, ये यहीं पर हमारे पास एंड हो जाता है। लेकिन कई बार इसमें क्या जाता है, इसमें कुछ ना कुछ नॉइस हो जाता है। नॉइस का मतलब क्या है कि कुछ भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर हिंड्रेंस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। हिंड्रेंस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया सर हमारे पास किस तरीके से हो सकता है, या तो सेंडर में कुछ ना कुछ हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं भेजा है, मैसेज गलत है, या फिर रिसीवर की कोई ना कोई मिस्टेक है। तो क्या हमारे पास तरीके हो सकते हैं जिससे हमारे पास नॉइस होगा। सबसे पहला है कि अगर हमारा कनेक्शन ही पुअर है, ये तरीका हो सकता है। एन इनअटेंटिव रिसीवर, के रिसीवर ही अटेंटिव नहीं था, उसने अटेंशन नहीं दी। फॉल्टी डिकोडिंग के हमारे पास रॉन्ग मीनिंग हमने कहीं ना कहीं उस मैसेज के लगा लिए। गेस्चर और पोस्चर हमारे पास सही तरीके से हम डिस्टॉर्ट नहीं कर पाए। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रीजुडिस ऑब्स्ट्रक्टिंग के हमने गलत अंदाजा लगा लिया। एम्बिगस सिंबल्स के हमने गलत हमारे पास सिंबल्स लगा दिए, फॉल्टी डिकोडिंग करिए, ये इसके बेसिकली नॉइस के पार्ट हो जाते हैं। फिर होता है सर हमारे पास कम्युनिकेशन। दो तरीके का होता है, एक तो होता है सर फॉर्मल, एक होता है हमारे पास इनफॉर्मल। सबसे पहले चलते हैं सर फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। यहाँ पर हम एक्सचेंज करेंगे जितने भी हमारे पास व्यूज हैं, मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, जितने भी हमारे पास ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड होता है। क्या क्या होंगे सर वो, जितने भी हमारे पास असाइनमेंट ऑफ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग की बात होगी, टारगेट्स की बात होगी, ऑब्जेक्टिव्स की बात होगी, इन सब का अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन सर हमारे पास वर्बल और ओरल अवॉइड करते हैं हम। इसमें हम बेसिकली इसे किस तरीके से रखते हैं, हम रिटर्न फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि नोटिस हो गया, लेटर हो गया, मेमो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इस तरीके से हम इसको रखते हैं। फिर आ जाता है सर टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो सबसे पहला होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि बेसिकली सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ, कि जब भी टॉप लेवल है यानी कि जो सुपीरियर है वो किसको देगा, लोअर लेवल यानी कि सबऑर्डिनेट को, वही क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड कहलाएगा। कि जितने भी हमारे पास सुपीरियर है वो किसको हमारे पास कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स को, डाउनवर्ड चल रहा है, ये इसके अंदर आ जाता है। क्या क्या होंगे, जब हम इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे, जो भी सुपीरियर है अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करता है, वो इसके अंदर आ जाता है। और जो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, इसकी जो सक्सेस है यानी कि ये सही तभी हो पाएगा, ये डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास मैनेजर की। फिर आ जाता है सर अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या है, अपवर्ड का मतलब है जब हम चलेंगे सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ। ठीक है जी, जब हम चलते हैं यहां पर अपवर्ड में आ जाता है कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ कैसे चलेंगे, वो चलेंगे सर हमारे पास जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन पास होगी अपवर्ड में। ठीक है जी, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ। उसमें क्या क्या आ जाता है, जितने भी हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस है, ओपिनियंस है, ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, ये सब चीजें हम बताएंगे। फिर आ जाता है सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जब भी दो पर्सन के बीच में होगा और वो कहां पे होंगे, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक हायरार्किकल लेवल ये है और एक हायरार्किकल लेवल ये है, इन दोनों में जो सेम लेवल है ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें बेसिकली कौन होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स होंगे जो कि अपना पॉलिसी डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर आ जाता है सर डायगोनल। डायगोनल एक ऐसा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां पर दो लोगों के बीच में होता है जो कि कहीं पर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, इस तरीके से चलता है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, किसी भी तरीके से हमारे पास बातचीत हो रही है। फिर आ जाता है सर कुछ एडवांटेज हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। क्या क्या एडवांटेज हो जाते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास इजिली लोकेट करी जा सकती है क्योंकि ये वर्बल ओरली नहीं होती है, रिटर्न होती है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है और इसमें ऑर्डरली फ्लो चलता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन का। और जो हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसके अंदर जो भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट एम्प्लॉइज की, वो फिक्स करनी काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पर प्रूफ होता है इन्फॉर्मेशन का। फिर चलते हैं सर हम अपने
डिसएडवांटेज की तरफ। क्या क्या फॉर्मल के कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। क्यों? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर डिले हो जाती है क्योंकि स्केलर चेन फॉलो कर रहा है। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? ये बॉस, इसके नीचे यहाँ पर 2 सबऑर्डिनेट्स, फिर उसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से सबऑर्डिनेट्स, फिर उसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से सबऑर्डिनेट। अगर उसको इससे बात करनी है तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से यहाँ पर चलेगा, तो यहाँ पर डिले यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पास होती है इम्पर्सनल मैनर में, ठीक है जी। और जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट एक्यूरेटली नहीं हो पाती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवॉइड कर दिया जाता है अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फिर कुछ हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन के कॉमन नेटवर्क आ जाते हैं। सबसे पहला है सर व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज तरीका है कम्युनिकेशन का। इस पैटर्न के अंदर जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो चलती है एक पर्सन से, जो कि जनरली लीडर होता है उस ग्रुप का। देखो इसका जो हम चार्ट है वो भी देख लेते हैं। व्हील पैटर्न, व्हील पैटर्न बेसिकली हमारे पास होता ही है कि ये हमारे पास बेसिकली बॉस है ए, अब यहां से चला सर बी, सी, डी, ई, यही बॉस है, यही सबसे बातचीत कर रहा है ना, यही हो जाता है व्हील पैटर्न। फिर चलते हैं सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चेन पैटर्न। चेन पैटर्न का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन हमारे पास इंफॉर्मेशन पता लग पा रही है, एक पर्सन से दूसरी पर्सन की तरफ चल रहा है, जो भी उसका इमीडिएट बॉस है उस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पर पास हो रही है। हर एक मेंबर एक दूसरे से अटैच्ड है। चेन में देखते हैं हमारे पास क्या है। चेन ये रहा जी, यहाँ से ए से हमारे पास चला बी की तरफ, फिर सी से डी, फिर हमारे पास ई, इस तरीके से चेन पैटर्न में चलता है। फिर आ जाता है सर हमारे पास सर्कल पैटर्न। सर्कल पैटर्न क्या कहलाता है? सर्कल पैटर्न में जो भी हमारे पास हर एक पर्सन है वो कम्युनिकेट करता है कम से कम 2 पर्सन से यहाँ पर ग्रुप में, ठीक है जी। एक पर्सन को रिसीव भी होती है और उसे इंफॉर्मेशन भी देनी होती है, ये इसके अंदर आ जाता है। जैसे सर्कल है, सर्कल में देखो ये रहा ए है, ए यहाँ पर 2 लोगों से कर रहा है, बी से और ई से। बी है, बी का ए से है, सी से है, सी है, सी का बी और डी से है, डी का सी और ई से है। इस तरीके से यहां पर चल रहा है, सर्कल है। सर्कल के बाद आ जाता है सर हमारे पास फ्री फ्लो। फ्री फ्लो का मतलब क्या है? ये एक ऐसा पैटर्न है जहां पर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कम्युनिकेशन का। जितने भी मेंबर है ऑर्गेनाइजेशंस के वो एक दूसरे से लिंक्ड है और इन्फॉर्मेशन यहां पर फ्लो हो जाती है। इसको भी देखते हैं सर हमारे पास फ्री फ्लो। फ्री फ्लो ये रहा सर, कोई भी किसी भी इंसान से बात कर रहा है, ए है, ये बेसिकली बी से और हमारे पास सी से, डी से, ई से, ये सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कहलाता है सर फ्री फ्लो। आगे चलते हैं इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर सबऑर्डिनेट को अलाउड होता है कम्युनिकेट करना विद इमीडिएट बॉस, जो उसके ऊपर इमीडिएट सुपीरियर है और उसके सुपीरियर के भी सुपीरियर से। देखते हैं इसको भी, इन्वर्टेड वी को। ये रहा जी इन्वर्टेड वी। जैसे हमारे पास ये है बेसिकली ए, अब ये किससे बात कर सकता है? इसका जो इमीडिएट बॉस है ए और बी है ना, इसके इमीडिएट बॉस कौन है? ये सी, फिर इसका इमीडिएट बॉस कौन है? डी। ये इस तरीके से यहाँ पर बात कर सकते हैं, इन्वर्टेड वी कहलाता है ना। ये हो जाते हैं सर बेसिकली हमारे पास जितने भी कॉमन नेटवर्क्स थे फॉर्मल के। फिर आ जाता है सर हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जितने भी हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बीच में होता है, जो कि हमारे पास ऑफिशियली अटैच नहीं होता है। कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर बातचीत नहीं होती है। यहाँ पर क्या चलती है? जितनी भी हमारे पास सोशल इंटरेक्शंस है, फ्रेंडली टॉक्स है, जितने भी नॉन ऑफिशियल्स मैटर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करे जाते हैं। और यहाँ पर कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता, कोई भी फिक्स पाथ नहीं है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का। यह सब अंडर हमारे पास इनफॉर्मल के अंदर आ जाता है। फिर लिखा है कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास किस तरीके से चलती है? कंफ्यूजिंग जिगजैग मैनर में चलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ग्रेपवाइन। अब इसके कुछ कॉमन नेटवर्क्स आ जाते हैं। सबसे पहला है सर गॉसिप। गॉसिप का मतलब क्या होता है? गॉसिप एक ऐसा पैटर्न है जिसमें एक पर्सन हमारे पास बताता है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है एक मेंबर को, और वो एक मेंबर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बाकी सब मेंबर्स को बता देता है। जैसे ये ए है, इसने हमारे पास यहां पर बताई बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को, सबको बता दिया इसने, है ना। यही बेसिकली क्या कहलाता है? गॉसिप कहलाता है। फिर आ जाता है सर क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसा हमारे पास पैटर्न है इन्फॉर्मेशन का जहां पर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो कम से कम कितने लोगों को शेयर करी जाएगी? वो 2 लोगों को करी जाएगी जो कि ट्रस्टवर्दी होंगे। फिर आगे वो अपने 2 लोगों को बता देंगे जो उसके ट्रस्टवर्दी है। ये इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहता है। जैसे ए ने बताया बी को, सी को, डी को। अब डी के भी 3 ट्रस्टवर्दी हैं, बी के भी हैं, ई, एफ, जी, एच, आई। इस तरीके से हमारे पास ये चलता रहता है, ठीक है जी। फिर आ जाता है सर हमारे पास सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टैंड एक ऐसा पैटर्न है जहां पर हर एक इंडिविजुअल कम्युनिकेट करता है बेसिकली दूसरों से, अदर से, लेकिन एक सीक्वेंस में। जैसे ए है, ए ने बी से बात करी, बी ने सी से, सी ने डी से और डी ने ई से। ये इसके अंदर आ जाता है।
फिर है सर हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर इंडिविजुअल कम्युनिकेट कर लेता है किसी भी इंसान से। जैसे हमारे पास ये ए है, ए को बात करनी है, इसने बी से कर ली, बी ने हमारे पास सी से कर ली, डी से कर ली बातचीत, कहीं पर भी कुछ भी हमारे पास हो जाता है। फिर ये ई है, ये एफ है, ये आई है, आप बातचीत कर सकते हो यहाँ पर, रैंडमली किसी से भी बातचीत कर सकते हो। फिर उसके कुछ एडवांटेज आ जाते हैं। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास फ्रेंडली रिलेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे हमें सोशल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारे पास वो मैटर भी आप डिस्कस कर सकते हो जो हम ऑफिशियली नहीं डिस्कस कर सकते। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक मेंबर को बता दी जाती है, जो कि हमारे पास ऑफिशियल चैनल का पार्ट नहीं है। फिर आ जाता है सर डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि बेसिकली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अनसिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर ट्रेवल करती है। उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपने किसी को दाल दिया या किसी को चावल दिया तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पास करता जाता है और लास्ट तक जिसको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वहाँ पर हमारे पास खिचड़ी बन जाती है। तो ये इसके अंदर है कि बेसिकली अगर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हो, अब वो उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके सामने वाले को बताएगा कि आपको ऐसा पता है कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसमें 2 लाइन और ऐड कर दी, फिर जिसको बताया उसने उसमें 2 लाइन और ऐड कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास काफी ज्यादा अनसिस्टमेटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन पास होती है डिफरेंट चैनल्स पे। फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो है बेसिकली हेल्प करता है जितने भी र्यूमर्स हैं, जितने भी हमारे पास फॉल्स फैक्ट है, ये सब चीजें, क्योंकि ये वर्बली चल रही है, रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहाँ पर फिक्स नहीं होती है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं लग पाता है कि किसने वो बात बताई थी, ये इसके अंदर यहाँ पर आ जाता है। फिर है सर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास जो सेंडर ने मैसेज सेंड करा है वो रिसीवर को सही तरीके से रिसीव नहीं होता है, कि जो सेंडर ने एक्सपेक्ट करा था कि ये इस तरीके से जाएगा उस तरीके से सेंड नहीं हुआ है। हमारे पास फिल्ट्रेशन हो जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कम्युनिकेशन का, जिससे हमारे पास क्या कहलाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, बैरियर बोलते हैं। बैरियर सर 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास सिमेंटिक, फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल, फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल, फिर आ जाता है पर्सनल। सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे पास सिमेंटिक बैरियर क्या होता है। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने वर्ड्स यूज करे, सेंटेंस यूज करे हैं, वो कई बार डिफरेंटली अंडरस्टूड, यानी कि डिफरेंट तरीके से समझे जाते हैं डिफरेंट लोगों के द्वारा। ये इसके अंदर आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग हमारे पास कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। इसमें सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब होता है, ये होता है जब हमारे पास मैनेजर की वोकैबुलरी खराब हो, उसने कुछ गलत शब्द यहाँ पर यूज कर लियो और उससे वो हमारे पास सही तरीके से समझा नहीं पाएगा, सबॉर्डिनेट्स को बता नहीं पाएगा अपनी बात। फिर आ जाता है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, कि हमारे पास जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे प्राइस और प्राइस, बोला तो ये एक साथ ही जाता है प्राइस प्राइस, लेकिन इन दोनों के जो हमारे पास मतलब है वो अलग है। इसका मतलब होता है दाम, इसका मतलब होता है हमारे पास एक तरीके से जो गिफ्ट मिला है आपको, क्या आपने जीता है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, राइट और राइट, ये सब हमारे पास एक साथ ही बोले जाते हैं, लेकिन इनके सबके अपने अलग अलग मतलब है। समटाइम्स क्या होता है कि हर एक शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, तो रिसीवर जो है गलत मीनिंग यहाँ पर लगा लेता है। फिर रहता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, तो कई बार वर्कर होता है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है जो भी लैंग्वेज है हमारे पास मैनेजर की, वर्कर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ट्रांसलेटर है अगर वही हमारे पास इफेक्टिव नहीं है तो हमारे पास सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जो हमारे पास मैसेज है वो सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, रॉन्ग मैसेज उसको मिल जाएगा, रॉन्ग ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, के हमारे पास खुद से अजम्पशंस लगा लेना, वो भी गलत, कि कई बार वर्कर क्या करता है जो अजम्पशंस है वो गलत लगा लेता है। जैसे हमारे पास एक बॉस ने सबॉर्डिनेट को कहा टेक केयर ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप क्वालिटी का, बॉस कहना चाहता है कि आप क्वालिटी का जो है यहाँ पर टेक केयर करो, क्वालिटी का पे ध्यान दो। लेकिन जो हमारे पास वर्कर था उसने क्या समझ लिया कि बॉस ने कहा है कि इनका जो है ध्यान रखो, इनकी सिक्योरिटी करो, सिक्योरिटी करी, वो उसी के पास खड़ा हो गया जी। वर्कर जो है एक डंडा लेकर के वहीं पर खड़ा हो गया और वो पूरी रात वहीं पर पहरा देता रहा कि बॉस ने तो मुझे कहा है टेक केयर ऑफ गुड्स। ये बेसिकली यहाँ पर आ जाता है कि अजम्पशंस ही गलत लगा लिए। फिर आ जाता है सर टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या है कि जब भी हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पर मैसेज बताते हैं स्पेशलाइज तरीके से टेक्निकल वर्ड्स का यूज करके, जैसे कि हमारे पास होता है टैरिफ्स, क्वाटाज, ये काफी हमारे पास टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। जब भी हम इनका यूज करेंगे तो हमारे पास जो सबॉर्डिनेट है वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो कम्युनिकेशन का बैरियर हो जाता है। फिर आ जाता है सर बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है वो बॉडी लैंग्वेज या फिर गेस्चर से हमारे पास मैच नहीं करता है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मतलब समझने में। जैसे कि हमारे पास एक मैनेजर बता रहा है, जोक बता रहा है, लेकिन जब वो जोक बता रहा है तो उसके जो स्माइल होनी चाहिए उसके चेहरे पर, लेकिन उसके चेहरे पर क्या है, एंगर, यानी कि गुस्सा है उसके चेहरे पर। तो वर्कर कंफ्यूज जाएगा, सर के सर जोक सुना रहे हैं, हम मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, है ना।
फिर आ जाता है सर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बेसिकली रिलेटेड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उनसे रिलेटेड होते हैं। कैसे? जिसमें ऑथोरिटी रिलेशनशिप आ जाती है, रूल्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कुछ इस तरीके से होती है कि जिसमें हमारे पास प्रॉपर तरीके से फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पर जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास ही होती है, तो यहाँ पर सबको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक बैरियर हो गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है कि कई बार ये भी एक बैरियर क्रिएट कर देती है हमारे पास, रूल्स भी और रेगुलेशंस भी। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर डिले ऑफ एक्शन हो जाता है, मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास डिले हो जाती है। फिर है स्टेटस डिफरेंस के जो हमारे पास लोग होते हैं जो कि वर्क करते हैं हायर लेवल पे, वो बिलीव नहीं करते इन्फॉर्मेशन पास करने में लोअर लेवल्स को, कि जो हायर वाले हैं वो लोअर लेवल को इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं, ये इसके अंदर आ जाता है। वो ये सोचते हैं कि वो लोअर लेवल वाले कौन है कि जो हमें सजेशंस देंगे, ये इसके अंदर आ जाता है, तो हमारे पास फिर वहां पर बैरियर हो जाता है। फिर है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन जब भी पास होती है डिफरेंट लेवल से, तो हमारे पास क्या हो जाता है? स्क्रीनिंग हो जाती है उस मैसेज की। जैसे कि जब हम फीडबैक देते हैं, सबऑर्डिनेट्स हमारे पास जब भी फीडबैक दे देते हैं तो हमारे पास फिल्टर कर देते हैं जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं। कि अगर हम अपने बॉस को नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे तो बॉस हम पर गुस्सा करेगा, हो सकता है हमारा इंसेंटिव्स रोक दे, हमारा जो कमीशन है, जो हमारा पास इस बार का बोनस है वो रोक दे। अगर हम उसको नेगेटिव बताएंगे, बॉस तो ये समझेगा कि इस बंदे ने कुछ काम ही नहीं करा है, तो वो क्या कर देते थे? फिल्टर कर देते हैं। लेकिन इससे तो हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर है। बॉस के पास वो सारी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही। अगर वो हमारे पास कुछ उसके पास डेविएशंस पता लग पाए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पता लग पाए, तभी तो हमारे पास कुछ और इफेक्टिवली वो काम कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ फैक्टर आ जाते हैं जिनकी मदद से यहाँ पर बैरियर हो जाता है, जैसे इमोशनल फैक्टर, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये भी बैरियर की तरह हमारे पास काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक फ्राइटेंड पर्सन यानी कि एक एंग्री पर्सन बेसिकली हमारे पास सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, ये इसके अंदर आ जाता है। सबसे पहले है सर प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? मतलब क्या होता है कि अभी हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, लेकिन रिसीवर ने सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा लिया है? यहाँ पर उसने कुछ कंक्लूजन्स लगा लिए कि सर ऐसा कहने वाले या ऐसा होने वाला है। तो यही बेसिकली हमारे पास प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन कहलाता है कि पीपल जो है इवैल्यूएट कर लेते हैं खुद से, मतलब इवैल्यूएट कर लेते हैं, अभी तक सेंडर ने अपना मैसेज कंप्लीट भी नहीं करा है। फिर इसके अंदर आ जाता है, इस केस के अंदर आ जाता है जो रिसीवर है उसके पास ओपन माइंड तो नहीं है, वो क्या करता है? उसके पास अपने कुछ पर्सनल प्रिजुडिस होते हैं सेंडर के खिलाफ, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जज कर लेता है। फिर ऐसा लैक ऑफ अटेंशन कि अगर हमारे पास जो माइंड है वो पहले से कहीं पर भी ऑक्यूपाइड है रिसीवर का, तो भी रिसीवर है वो सुन नहीं पाएगा, नॉन लिसनिंग हो जाएगी उस चीज की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉय अपनी जो प्रॉब्लम्स बता रहा है बॉस को, लेकिन उसका बॉस जो है वो पहले से कहीं ना कहीं उसका माइंड है वो ऑक्यूपाइड है कि जो उसकी फाइल है वो कहीं ना कहीं हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल है, उसमें उसका दिमाग लग रहा है, तो बॉस जो है वो ढंग से सुन ही नहीं पाएगा, तो एम्प्लॉइज हमारे पास यहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाएगा। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास कम्युनिकेशन पास होता है डिफरेंट लेवल्स पे, तो जो रिजल्ट होता है वो किसमें हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन फिल्टर हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है। यही क्या कहलाता है? लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन। स्पेशली कब होता है? जब हमारे पास ओरल इन्फॉर्मेशन हो। ओरल इन्फॉर्मेशन में ये चीज ज्यादा हो जाती है, वो लॉन्गर टाइम तक रिटेन नहीं हो पाती। फिर आ जाता है सर डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि एक डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है ये दो लोगों के बीच में होगा, एक तो कम्युनिकेटर के बीच में, एक रिसीवर के बीच में। ये भी बैरियर की तरह काम करता है। अगर आप सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे मैसेज को ओरिजिनल सेंस में जिस तरीके से वो होना चाहिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दोगे एक दूसरे को। फिर आ जाता है सर पर्सनल बैरियर। फिर आ जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स। का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सुपीरियर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है सबॉर्डिनेट्स में, तो कोई भी अटेंशन नहीं पे करेगा एडवाइस पे, ओपिनियन पे और सजेशंस पे। फिर है लैक ऑफ इंसेंटिव्स के अंदर आ जाता है कि हमारे पास जब भी कम्युनिकेशन करते हैं सबॉर्डिनेट्स कुछ हमारे पास सजेशंस देंगे या फिर कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे और उसके बदले में कोई भी उनको क्या नहीं मिल रहा है? इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं करेंगे, कोई भी सजेशन नहीं देगा, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, अगर किसी ने गुड सजेशन दिया है, तो एम्प्लॉयज के अंदर क्या आ जाता है? एम्प्लॉयज के अंदर सर हमारे पास कम्युनिकेशन ना करने की वहां पर चीज एक मिल जाती है। फिर है फियर ऑफ अथॉरिटी। समटाइम्स जो सुपीरियर होते हैं वो इसलिए भी इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी अथॉरिटी चली ना जाए। फिर आ जाता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। इसका मतलब क्या है कि कई बार एम्प्लॉयज जो है वो करना ही नहीं चाहते हैं कम्युनिकेशन। क्यों करना नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें फील होता है कि वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा उनके लिए, है ना।
फिर आ जाता है सर इंप्रूव कैसे कर सकते हैं हम इन बैरियर्स को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बैरियर फेस करती है। अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हमें इनको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले है सर क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्लियर हो कि आइडिया क्या करना, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। सबसे पहले स्टेप में ये आ जाता है मैसेज हमारे पास किस तरीके से होना चाहिए, डायरेक्ट और सिंपल तरीके से होना चाहिए, ताकि जो रिसीवर है वो सही तरीके से उसको अंडरस्टूड कर पाए, समझ पाए। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, के ऐसा कहा जाता है कि आपको सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग ही बातचीत करनी चाहिए, ज्यादा बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, कम भी नहीं करनी चाहिए। तो आपका अंडरस्टैंडिंग है, रिसीवर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो कि क्या कम्युनिकेट करना है, और मैनेजर एडजस्ट कर लेगा अपना कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, के सबऑर्डिनेट कितना पढ़ा लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम बातचीत करेंगे। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, के हमें दूसरों से एक बार सलाह भी ले लेनी चाहिए कम्युनिकेशन करने से पहले, कि कम्युनिकेशन करने से पहले कि आपको दूसरों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि जो आपका कम्युनिकेशन प्लान है उसमें इंप्रूव आए, पार्टिसिपेशन आ जाए, इन्वॉल्वमेंट आ जाए सबऑर्डिनेट्स का, से हमारे पास एक्सेप्टेंस और कोऑपरेशन भी हो जाता है। फिर है सर यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन और कंटेंट्स ऑफ द मैसेज, कि आपको तीन चीज यहाँ पर प्रॉपर यूज करनी है अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हो। एक तो लैंग्वेज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, टोन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ये इसके अंदर लिखा है। तो हमारे पास जो भी लिसनर है उसके सेंटिमेंट्स को ऑफेंड ना करे जो भी आपकी बातचीत है। फिर है प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक से आप पता लग पाता है कि आपको कि आपका कितना हमारे पास सक्सेस हुआ है कम्युनिकेशन में, जो कि हमने सेंडर ने दिया था, ये इसके अंदर आ जाता है। और कम्युनिकेशन तभी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है जब हमारे पास रिसीवर जो है प्रॉपर तरीके से उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर ले। फिर आ जाता है सर कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। कम्युनिकेशन इस तरीके से हो कि उसमें एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स भी हमारे सही तरीके से डिस्कस हो जाए, और जो फ्यूचर गोल्स हैं एंटरप्राइज के वो भी वहां पर डिस्कस हो जाए, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है फॉलोअप कम्युनिकेशन, इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है कि आपको रेगुलर फॉलोअप करना है, रिव्यूज लेने हैं जितनी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस पास हुई हैं सबऑर्डिनेट्स को। बी अ गुड लिसनर, इसके अंदर आ जाता है कि अगर आप पेशेंट तरीके से, आपके अंदर पेशेंस है या अटेंटिव लिसनिंग है, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कि एक सेंडर को हमेशा सुनना भी चाहिए जितना भी हमारे पास रिसीवर्स के वर्ड्स हैं, और उसी तरीके से जो रिसीवर है उसको भी सुनने चाहिए अटेंशन के साथ, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, कि हमें मैसेज जो है इफेक्टिव तभी कहलाएगा जब हम उसको कंप्लीट होने देंगे। रिसीवर हमारे पास पहले से अगर गैस लगा लेगा तो हमारे पास क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और मैसेज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर है सर ओपन माइंड। ओपन माइंड का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास पार्टीज है इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उन दोनों के हमारे पास ओपन माइंड होने चाहिए, और वेट करना चाहिए जब तक फुल मैसेज हमारे पास रिसीव ना हो या फिर सुना ना जाए, तभी हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। फिर है सर मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर बेसिकली इंस्पायर करना, इंड्यूस करना जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे परफॉर्म कर सके। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हम यहाँ पर फोर्स तो नहीं करते हैं एम्प्लॉइज को काम करने के लिए, लेकिन ये कम फ्रॉम द इनसाइड, ये हमारे पास अंदर से एक इस तरीके से आती है, ताकि इसमें होता है विलिंगनेस टू वर्क, इच्छा शक्ति होती है ना। फिर है सर फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या है कि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अर्ज होती है, ड्राइव्स होती है, डिजायर होती है, एस्पिरेशंस होती है, स्ट्राइविंग होती है, नीड्स होती है ह्यूमन बींग्स की, जो कि हमारे पास इंटरनल होती है। क्या होती है, इंटरनल होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पीपल में हैव द अर्ज और डिजायर ऑफ पोजेसिंग अ मोटर बाइक। अगर आपके अंदर अर्ज है, डिजायर है कि आपके पास एक मोटर बाइक हो, एक कंफर्टेबल हाउस हो, एक रेपुटेशन हो सोसाइटी में, ये बेसिकली हमारे पास एज अ मोटिवेशन की तरह काम करेंगी। मोटिवेशन प्रमोट करती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसके अंदर आ जाता है कि मोटिवेशन बेसिकली हमारे पास गोल ओरिएंटेड बिहेवियर लेकर के आता है। मोटिवेशन हमारे पास इंड्यूस करता है लोगों को, इस तरीके से इंड्यूस करता है ताकि वो अपना अचीव कर सके गोल, और जो एक मोटिवेटेड पर्सन है उसे कोई भी सुपरविजन, कोई भी डायरेक्शन की हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे द प्रमोशन इन द जॉब में भी गिवन, हमारे पास जो जॉब में प्रमोशन होगा वो उसी को मिलेगा जिसका हमारे पास परफॉर्मेंस अच्छा होगा। फिर है मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, मैनेजर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर यूज करता है जितने भी हमारे पास मोटिवेटर्स हैं। कुछ मोटिवेटर्स हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, कुछ हमारे पास नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन का काम क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन का काम क्या होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन बेसिकली हमारे पास किस तरीके से मिलता है, जब भी हमारे पास पे में हमारे पास इंक्रीज होगा, प्रमोशन होगा, या रिकॉग्निशन होगा। नेगेटिव किस तरीके से होगा, अगर आपने किसी को हमारे पास यहाँ पर पनिशमेंट दिया है,
या फिर इंक्रीमेंट्स रोक दिए, थ्रेटनिंग का दिया है, तो यही हमारे पास नेगेटिव मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मोटिवेट करना है, एक मैनेजर को मोटिवेट करना है, तो क्या करता है वो हमारे पास बेसिकली नीड्स को देखता है, ह्यूमन नीड्स को देखता है। ह्यूमन नीड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास मेंटल फीलिंग्स है जो कि मेजर करी जाती हैं एक्यूरेटली, फिर उसके अंदर आता है मेजर है। अगर वो एक्यूरेटली हमारे पास मेजर कर लेता है इन नीड्स को, तो वो क्या कर सकता है, हर एक इंसान बेसिकली हमारे पास डिफरेंट अप्रोच के साथ काम कर सकता है जो कि उसकी नीड को सेटिस्फाई करे। मोटिवेशन एक डायनामिक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो ह्यूमन बींग्स होती है वो एवर चेंजिंग होती है, मतलब वो अनलिमिटेड है, वो कीप ऑन चेंजिंग होती है, कहीं पर भी ह्यूमन नीड्स जो है वो खत्म नहीं होती है। अगर आप आज एक चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको, तो वही आपको क्या करती है, वो अनदर नीड के लिए हमारे पास राइज हो जाता है। मैनेजर को हमारे पास कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करना होता है फंक्शंस मोटिवेशन का, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है मैस्लो की नीड, हायरार्किकल थ्योरी नीड आ जाती है। मैस्लो की देखो हमारे पास यहाँ पर 5 नीड होती है। सबसे पहला है हमारे पास अब्राहम मैस्लो हमारे पास क्या था, एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने हमारे पास कुछ नीड्स को यहाँ पर डिवाइड करा था। पहला जाता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान आ जाता है। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी की हम बात चाहिए, कुछ हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, कुछ हमारे पास सोशल रिलेशनशिप्स भी हमें चाहिए होते हैं। फिर एस्टीम नीड, इज्जत चाहिए। फिर आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बेसिकली हमारे पास 5 तरीके की नीड हो जाती है। सबसे पहली नीड है हमारे पास बेसिक साइकोलॉजिकल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर बेसिक कुछ सर्वाइवल की चीज़ हमें मिल जाए, जैसे कि हमारे पास फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा और मकान। फिर ऐसा सेफ्टी सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि ये कुछ हमारे पास ऐसी नीड्स होती है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं ये सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, ताकि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। वो किस तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से, एक तो फिजिकल सिक्योरिटी और एक हमारे पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल सिक्योरिटी में आ जाता है जब हम सेफ्टी के लेते हैं इलनेस, एक्सीडेंट या फायर से। इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आ जाता है जब हमारे पास सफिशिएंट फंड्स की बात हो, ताकि हम अपने फ्यूचर जो है नीड्स को भी पूरा कर सके, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमें कंपेनियनशिप चाहिए, कुछ ना कुछ हमें फ्रेंडशिप चाहिए, ताकि कुछ सोशल रिलेशनशिप्स का डेवलपमेंट हो सके। और हमारे पास क्या होगा, टीम वर्क वहाँ के पास देखने के लिए मिल जाएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल हमारे पास गेट टुगेदर देखने के लिए मिल जाता है। फिर आ जाता है सर एस्टीम। एस्टीम का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए। अगर हमारे पास एक बार ऊपर सारी की सारी वो तीनों की तीनों मिल गई, तो बेसिकली इस नीड की भी हमारे पास जरूरत हो जाती है। बेसिकली कॉमन होती है हायर लेवल एम्प्लॉइज में, ठीक है जी। फिर आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस नीड में आ जाते हैं ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट, के बेसिकली हमारे पास यहाँ पर रियलाइज होना, या फिर जो भी आपका एम है लाइफ का वो अगर आपको मिल जाए। अगर ये बेसिकली हमारे पास नीड पूरी होगी, यानी कि एक एम्प्लॉय को वो मिल गया जो उसको चाहिए था, तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन हो जाता है इस नीड का। अब इसके साथ कुछ अजम्पशंस भी आ जाते हैं। अजम्पशंस क्या होते हैं, अजम्पशंस यहाँ पर लिखे हो गए हैं, अजम्पशंस लिखे गए हैं ये कि जो हमारे पास इंसान का बिहेवियर है वो उसकी नीड्स पे बेस्ड होता है, और सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड इन्फ्लुएंस करती है उसके बिहेवियर को। जैसे सेटिस्फेक्शन हो गया वो उसको इन्फ्लुएंस करेगी। पीपल की नीड है वो हायरार्किकल ऑर्डर में होती है, जो कि हमारे पास बेसिक से स्टार्ट होती है और हायर तक चलती है। और एक नीड हमारे पास ज़्यादा समय तक हमें मोटिवेट नहीं कर सकती, जो अब हमारी नेक्स्ट हायर लेवल की नीड होगी वो हमें मोटिवेट करेगी। और एक पर्सन को हमारे पास अब पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल पे तभी चलता है जब हमारे पास लोअर वन सेटिस्फाइड हो गए। ये इसके कुछ हमारे पास क्या थे, ये थे सर उसके हमारे पास कुछ ना कुछ अजम्पशंस। फिर आ जाता है सर हमारे पास कुछ इंसेंटिव्स होते हैं। इंसेंटिव 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है सर फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल, यानी कि हमारे पास मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं जो कि हमारे पास मॉनेटरी फॉर्म में हो, और वो हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल और सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करते हैं। इसमें 2 आएंगे, तो बेसिक साइकोलॉजिकल, एक आ जाता है सेफ्टी और सिक्योरिटी। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका इंसेंटिव है वो आपका लिंक्ड होता है बेसिकली हमारे पास जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उस तरीके से प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड होता है। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको उस तरीके से इंसेंटिव मिलेगा, कम काम करोगे तो उस तरीके से इंसेंटिव मिलेंगे। फिर आ जाता है बोनस। बोनस हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है जो कि ऑफर्ड करा जाता है एम्प्लॉइज को, और अगर वो हाई परफॉर्मेंस देते हैं। फिर आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है क्या है कि कुछ शेयर दे देना अपने प्रॉफिट्स का, ऑर्गेनाइजेशन का अगर कुछ खास प्रॉफिट हुआ है तो एम्प्लॉइज के साथ शेयर करना, वो इसके अंदर आ जाता है। फिर है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट के बजाय हम क्या देंगे, यहाँ पर दे देंगे सर ओनरशिप दे देंगे हमारे पास एम्प्लॉइज को। ओनरशिप कैसे दे सकते हो, वो दे सकते हो सर हम शेयर के साथ साथ,
कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रेफरेंस के साथ हमारे पास यहाँ पर शेयर दे देते हैं अपनी कंपनी के। फिर है सर कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन एक कॉमन इंसेंटिव है जो कि ऑफर्ड करा जाता है एम्प्लॉयज़ को अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर सेल्स को मिलता है, अगर हमारे पास इतने की सेल हुई तो इतना % आपका कमीशन ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर है सर रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर पेंशन की बात करते हैं, पीएफ की बात करते हैं, ग्रेचुइटी की बात करते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर पर्क्स, फ्रिंज और बेनिफिट्स, प्रीक्विजिट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को हमने मेडिकल फैसिलिटी दे दी, उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे दी, हाउसिंग फैसिलिटी दे दी, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में हमारे पास आ जाती है एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टेटस। स्टेटस भी हमारे पास मोटिवेशन का काम करता है। स्टेटस का मतलब क्या है? रैंक, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज, ये इसके अंदर आ जाता है। अगर आप हायर स्टेटस और रैंक हमारे पास ऑफर करते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजर हमारे पास मोटिवेट हो जाता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? ये एक बेसिकली रिलेशनशिप होती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, जहां पर एक पॉजिटिव अप्रोच बनाई जाती है मैनेजर के द्वारा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा हो, और हमारे पास नेगेटिव अप्रोच जो है स्पॉइल कर देती है क्लाइमेट को। फिर आ जाता है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट का मतलब क्या है? मैनेजर हमारे पास प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉय को ताकि उनकी स्किल्स और उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके और हायर लेवल जॉब्स तक भी पहुंच सके, ये इसके अंदर आ जाता है। इसके लिए हमारे पास कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कुछ हमारे पास साउंड प्रमोशन पॉलिसीज लगाई जाती है। फिर ऐसा जॉब एनरिचमेंट या फिर असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। इसका मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज हमारे पास बोर हो जाते हैं, रूटीन में डेली में काम कराया जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ वैरायटी या फिर अपॉर्चुनिटीज दे दी जाती है ताकि उनकी जो स्किल्स है वो भी हमारे पास यहाँ पर इंप्रूव हो जाए। कुछ चैलेंजिंग जॉब्स दे दी जाती है, कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है, कुछ इंटरेस्टिंग जॉब यहाँ पर दे दी जाती है। फिर है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन का मतलब होता है कुछ स्पेशल रिगार्ड देना, कुछ स्पेशल रिस्पेक्ट देना हमारे पास, ताकि जो एम्प्लॉय का जो ईगो है यानी कि सबऑर्डिनेट का जो ईगो है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगा पाए। इको सेटिस्फेक्शन हमारे पास बहुत ही एक अच्छा गुड मोटिवेटर की तरह काम करता है। अंदर आ जाता है अगर कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर हमारे पास कुछ अच्छे एफर्ट्स लगाए गए हैं एक सबऑर्डिनेट के द्वारा, तो वो पब्लिकली आप मैनेजर उसको डिस्कस कर सकता है। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं या फिर हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजें हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पब्लिकली नहीं करना है, मैनेजर को कैबिन में बुला करके वो उससे डिस्कस कर ले कि क्या प्रॉब्लम है। फिर है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कि लाइफ टाइम बॉन्डिंग हो गई एम्प्लॉइज के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कि अब हम परमानेंट हो गए, कंफर्म हो गए। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी जॉब सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा हमारे पास देखने के लिए मिल जाती है पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट में हमारे पास जॉब सिक्योरिटी कम होती है। फिर है हमारे पास एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इसका मतलब होता है कि बेसिकली जो एम्प्लॉयज है उसे भी डिसीजन मेकिंग में हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। कैसे हो सकता है? कि वो हमारे पास कुछ कंपनीज में काफी सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि पार्टिसिपेट हो सके हमारे पास जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं। फिर है हमारे पास सर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी होती है सर हमारे पास बेसिकली फ्रीडम देना, पावर देना, ऑटोनॉमी देना सबऑर्डिनेट्स को, ताकि उनके अंदर भी क्या आ सके, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास यहाँ पर बूस्ट हो सके, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर इन्फ्लुएंस करा जाता है बिहेवियर, किन लोगों का बिहेवियर, और ताकि वो बेसिकली हमारे पास वॉलंटरीली चल सके अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर कुछ फीचर्स है लीडरशिप के। सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर लिखा हुआ है लीडरशिप एक ऐसी चीज इंडिकेट करता है, एबिलिटी को इंडिकेट करता है इंडिविजुअल की, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके और लोगों को। लीडरशिप हमारे पास बेसिकली ट्राई करता है चेंज लाने का बिहेवियर में अदर लोगों के। लीडरशिप हमारे पास एक्सरसाइज होता है अचीव करने में कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लीडरशिप बेसिकली हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बताता है, रिलेशंस बताता है लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में। अब कुछ इसके स्टाइल्स होते हैं। स्टाइल्स में बेसिकली 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं चीजें, एक है ऑटोक्रेटिक, एक है डेमोक्रेटिक, एक है लेजी फेयर। तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो ऑटोक्रेटिक होता है, ऑटोक्रेटिक बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है जहां पर कंट्रोल होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल होगा सबऑर्डिनेट्स के ऊपर एक सुपीरियर का, और यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन आ जाता है, ये इसके अंदर आ जाता है कि ऑटोक्रेटिक लीडर हमारे पास कंट्रोल कंप्लीट कंट्रोल होगा सबऑर्डिनेट्स के पे, और वन वे हमारे पास यहाँ पर कम्युनिकेशन है। और ये बेसिकली यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है वो मिलता है बेसिकली रिजल्ट पे डिपेंड करता है। जो लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देगा और एक्सपेक्ट करेगा कि जो सबऑर्डिनेट्स है वो उसको फॉलो करे। फिर उसके कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि अगर ऐसा होगा तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन आता है उस लीडर में क्योंकि सारी पावर उसी के हाथ में है, और कॉम्पिटेंट भी कम हो जाते हैं यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स में लोअर लेवल पे।
फिर आ जाता है सर डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब है कि कई बार सबॉर्डिनेट्स में इसमें फ्रस्ट्रेशंस और लो मोरल भी देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर इनिशिएटिव लेवल भी सबॉर्डिनेट का कम हो जाता है और यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती है कोई भी सबॉर्डिनेट्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। फिर सूटेबिलिटी, सूटेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पर कहाँ पर लगता है, ये लगता है जहाँ पर अनएजुकेटेड अनस्किल्ड हमारे पास लोग होंगे। यहाँ पर कंपनी फॉलो करती है फियर और पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक, और कंपनी प्रेफर करती है डोमिनेटेड डिसीजन मेकिंग। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अडोल्फ हिटलर। वही सबसे अच्छा लीडर आज तक माना गया है जो कि किसी भी चीज़ की बात नहीं सुनता था। फिर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ये कैसा है जहाँ पर जो लीडर है वो डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट कर लेता है, पार्टिसिपेशन करा देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो डेलीगेट कर लेता है, कई बार डिसेंट्रलाइज कर लेता है अपनी अथॉरिटी। लीडर फॉलो करता है ओपिनियन, जो भी हमारे पास मेजोरिटी का ओपिनियन होगा वो यहाँ पर फॉलो करा जाता है। ये लिसन करता है सजेशंस, ग्रीवेंसेस और ओपिनियंस को। इसके कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज का मतलब क्या है, ये जॉब सेटिस्फेक्शन भी हमारे पास बढ़ा देगा, मोरल भी बढ़ा देगा जितने भी एम्प्लॉयज़ के, क्योंकि उनका सजेशंस लिए जा रहे हैं, उनसे पूछे जा रहे हैं। इंप्रूव कर देगा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सबॉर्डिनेट्स की, उनको भी पता लग पाएगा किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन ले सकते हैं। डेवलप कर देता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स और लेबर टर्नओवर को रिड्यूस कर देता है। फिर आ जाता है सर डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ पर डिले भी हो जाता है, क्योंकि सबसे कंसल्ट करके हम चीज़ें कर रहे हैं। मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स, कई बार पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि मिनिमम इंटरेक्शन हमारे पास लीडर का होता है। कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स से हमारे पास क्या होता है, ये इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर, कि हमारे पास लीडर इतना योग्य नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो सारे डिसीजंस ले सके। फिर है सूटेबल। ये कहाँ पर सूटेबल लगता है, ये सूटेबल होता है जहाँ पर गोल ऑफ कंपनी का काम क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन को हमारे पास इंक्रीज करना और इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्रीज करना। जो लीडर है वो बेसिकली हमारे पास डिसीजन मेकिंग को शेयर करता है सबॉर्डिनेट्स के साथ। जो हमारे पास स्टाइल है वो इंप्रूव कर देता है एटीट्यूड एम्प्लॉयज बट देयर जॉब्स और बूस्ट कर देता है मोरल। फिर आ जाता है सर फ्री रेन। फ्री रेन का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें आ जाता है कि कंप्लीट डेलीगेशन दे देना, ऑथोरिटी का कंप्लीटली हमारे पास डेलीगेट कर देना सबॉर्डिनेट्स को, और गोल्स खुद सेट करते हैं, अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको में भी खुद डील करते हैं। जो लीडर है वो हमारे पास, उसके पास कोई भी पावर नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए होता है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है जिन लोगों के जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, मोरल चाहिए, उन लोगों में। यहाँ पर मैक्सिमम स्कोप है हमारे पास डेवलपमेंट में, जो भी हमारे पास सबॉर्डिनेट्स हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या लिखा है, डिसएडवांटेज लिखा है सबॉर्डिनेट्स डू नॉट गेट गाइडेंस, उनको गाइडेंस नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलती लीडर की, क्योंकि लीडर हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है ना, गाइडेंस देने के लिए नहीं है। इट इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लीडर, के लीडर का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर इग्नोर हो जाता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, मे वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शंस और रिजल्ट इन चायोस, कि बेसिकली जो भी सबॉर्डिनेट्स है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे। फिर आ जाता है सर सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या है, सबॉर्डिनेट्स आर वेल ट्रेंड, ये वहाँ पर लगेगा जहाँ पर सबॉर्डिनेट्स इतने ट्रेंड है कि वो खुद से अपने सारे डिसीजन ले सके और हाईली नॉलेजेबल है। सबॉर्डिनेट्स सेल्फ मोटिवेटेड भी रहे और रेडी टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद से एज्यूम भी कर ले, ये वहाँ पर सूटेबल हो जाता है। तो बेसिकली यही था हमारे पास एक कंप्लीट रिकैप, एक क्विक रिवीजन हमारे पास इस चैप्टर नंबर 7 का, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। इससे बाहर आपके CUET के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ही के तरह। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।